दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 57। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी तक मैं इस स्टोरी के डेली 2 पार्ट्स अपलोड कर रही थी, लेकिन अब ये स्टोरी अपने एंड की तरफ है और इसके बस 10-12 पार्ट्स ही रिमेनिंग रह गए हैं। तो इसीलिए अब मैं इसका सिर्फ एक पार्ट ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 पार्ट्स की वजह से इसको देख नहीं पाते। काफ़ी सारे पार्ट्स उनके छूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली इतनी सारी स्टोरीज़ देख सकें। इसीलिए मैं एक पार्ट अपलोड करूँगी, ताकि जिन लोगों के छूट गए हैं वो अपने पुराने एपिसोड्स भी देख लें। और जो लोग 2 पार्ट्स का वेट करते हैं वो प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो। ये स्टोरी बस 10-12 एपिसोड्स में ख़त्म ही होने वाली है, और मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही इतने दिन तक बराबर 2 पार्ट्स दिए हैं, वो भी इतने ज़्यादा लॉन्ग। और दूसरी बात, मेरी प्लेलिस्ट में जो स्टोरी एक अपलोडेड है, तू ही आशिकी, तो वो यहाँ पर उसके कुछ ही पार्ट्स अपलोड हैं और मुझे मैसेज आते हैं कि मैम इसके आगे के पार्ट्स डालिए। हालांकि मैंने उस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया है और काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी है, लेकिन मैं अब वो जो उसके बचे हुए पार्ट्स हैं उनको दोबारा से मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उन पार्ट्स को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आरुष और माही झील के किनारे बैठे हुए थे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शांत थे। आरुष माही को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माही के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा है। माही बिल्कुल शांत थी और उसका चेहरा थोड़ा सा उदास लग रहा था। आरुष समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। वो बहुत देर से माही के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। शायद आधा घंटा हो चुका था। अब उससे और इंतज़ार नहीं होने वाला था। वो माही से कहता है, क्या हुआ माही? माही एक नज़र आरुष को देखती है और फिर दूसरी ओर देखती है। उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी और उसको अंदर से बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कुछ गलत हुआ हो। माही जब इस बार भी नहीं बोलती तो आरुष फिर से उससे कहता है, कुछ बोलोगी तभी तो मुझे समझ आएगा। अगर तुम चुप रहोगी तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? माही कुछ पल बाद धीरे से कहती है, आरुष क्या आप हर लड़की के साथ ऐसा ही करते हैं? इतना बोलते हुए वो आरुष को देखती है। आरुष माही को कंफ्यूज होकर देख रहा था। हर लड़की के साथ ऐसा करता है? इसका मतलब वो समझ नहीं पाया था। वो उसे कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब? माही कहती है, मतलब आप जैसे मुझसे बात करते हैं, मेरी मदद करते हैं ताकि मैं आपको पसंद करने लग जाऊं, फिर आप मेरा फ़ायदा उठाएं। इतना बोलकर माही अपनी दर्द भरी आंखों से आरुष को देखती है। आरुष तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर माही ये सब बोल क्यों रही है। हाँ, ये सच था कि आरुष कॉलेज के समय में इस तरह का काम किया करता था। वो एक प्ले बॉय के नाम से जाना जाता था, तो उसके लिए ये सब कॉमन बात थी। लेकिन माही के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। कोई उसके गाल पर किस भी कर ले, ये भी उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो फिर जो आरुष करता था वो तो वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। हालांकि आरुष ने भी किसी लड़की को उस हद तक अपने करीब नहीं किया था। आरुष उसे देखकर कहता है, नो वे, मेरा तुम्हारे प्रति ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने कभी तुम्हें उस नज़रों से नहीं देखा। मुझे तुम अच्छी लगी और तुम्हारी हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के नज़रिए से देखा है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपने घर भी ले गया। माही उससे कहती है, आरुष मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। मैंने बस इतना पूछा कि क्या आप हर किसी लड़की के साथ ऐसा ही करते हैं। आरुष उसे बताना चाहता था कि वो उसके साथ ऐसा कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर माही ये बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी। वो तो बस इतना जानना चाहती थी कि क्या आरुष हर लड़की के साथ ऐसे ही बिहेव करता है। आरुष को समझ आ रहा था कि माही उसके बारे में गलत सोच रही है, और ये सच भी था। माही आरुष के बारे में गलत ही सोच रही थी। आरुष उससे कहता है, तुम बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे साथ। वो इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही माही कहती है, आरुष प्लीज़ मुझे नहीं सुनना। मैं जो सुनना चाहती हूँ वो आप नहीं कह रहे। मैं आपको पसंद करने लगी थी, आपके साथ जीने के ख्वाब देख रही थी। मैं ज़िंदगी भर अपने खुशी भरी ज़िंदगी को इमेजिन कर रही थी, लेकिन मेरे ख्वाब एक झटके में चकनाचूर हो गए। अगर कल ही मुझे मेरी एक फ्रेंड ना मिली होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप हर किसी के साथ डेट करते हैं, और डेट में क्या क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। माही के ऐसे इल्ज़ाम लगाने से अब आरुष को भी गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से कहता है, क्यों, तुम भी कहीं गई हो क्या? उसके ऐसा कहने से माही गुस्से से कहती है, आरुष आप तमीज़ से बात कीजिए।
आरुष अब अपनी जगह से उठ जाता है। दोनों एक पत्थर पर बैठे हुए थे और उसे गुस्से से कहता है, अच्छा तो मैं तमीज़ करूं, तुम मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ मैं सुनता रहूं, और जब मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं तो बीच में तमीज़ आ गई। माही भी उसे तुरंत कहती है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ, आपने मुझे चीट किया है। आप चाहते तो ये सब कुछ आप मुझे बता सकते थे, लेकिन आपने सब कुछ छुपाया। आपने मेरे सामने सब कुछ दिखावा किया, जितना भी आपने मेरी हेल्प की, सब कुछ बस मुझे फंसाने के लिए था। आरुष का अब गुस्सा बढ़ने लगा था। वो झटके से माही के कंधे को पकड़ता है और कहता है, अगर मुझे तुम्हें फंसाना ही होता ना माही, तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जाता, बल्कि किसी होटल रूम के बेडरूम में ले जाता। माही तुरंत ही कहती है, यही तो आप करने वाले थे। ये सुनकर आरुष की पकड़ माही पर कस जाती है। उसकी आंखों से जैसे आग के गोले बरस रहे थे। माही आरुष को दर्द से देख रही थी। आरुष के इतने जोर से पकड़ने से उसे दर्द हो रहा था। आरुष उसकी आंखों में दिख रहे दर्द को देखकर अपनी पकड़ ढीली कर लेता है, अपने हाथ उसके कंधे से हटाकर दूर कर लेता है। माही अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर आरुष को देते हुए कहती है, जितने भी पैसे आपने मेरे लिए खर्च किए थे, ये उन सब का हिसाब है। अगर कम हो तो बता दीजिएगा, मैं और दे दूंगी। माही आरुष के हाथ में वो सारे पैसे दे देती है। वो पैसे आरुष के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो तो रोज़ इससे भी कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करता था। आरुष गुस्से से दांत भींचते हुए माही से कहता है, तुम्हें लगता है ना कि मैं गलत हूँ, तो ठीक है, मैं हूँ गलत। जो भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो वो सब सच है। माही बिल्कुल चुप थी। आरुष अब बहुत ही गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। माही एक नज़र भी आरुष को नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। आरुष भी उसे नहीं देखता, क्योंकि उसे इस वक्त माही पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो माही को 2-4 थप्पड़ मार दे, लेकिन वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। ये उसके संस्कार के खिलाफ था। अनुराग और सपना ने उसे कभी भी ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। उतना ही आरुष ऐसा काम करता था जिससे अनुराग और सपना का सिर शर्म से झुक जाए। आरुष के हाथ में इस वक्त पैसे थे और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा था। वो सामने की ओर देख रहा था। सामने झील का पानी गिरता जा रहा था। उस झील के पानी में आरुष को इस वक्त माही का चेहरा दिख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा मासूम सा था। माही मैच्योर थी, पर फिर भी उसके जो फेस फीचर्स थे वो बिल्कुल बच्चों की तरह थे। जितना वो माही के चेहरे को इमेजिन कर रहा था, उतना ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आरुष अपनी मुट्ठी को तेज़ी से बंद करता है और पत्थर पर एक ज़ोरदार लात मारता है। वो इस वक्त इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था कि उसे दर्द तक नहीं होता। वहीं उधर जैसे ही माही अपने घर पहुंचती है तो उसकी नज़र अपने रूम मालिक पर पड़ती है। उसके भाई और उसकी माँ गांव में रहते थे और माही यहाँ एक रूम में रेंट लेकर रहती थी। मकान मालिक उसके दरवाजे पर ही खड़ा था। वो माही की ओर ही चेहरा करके खड़ा था, इसीलिए उसे माही आई हुई नजर आती है। माही उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। मकान मालिक उससे कहता है, पूरे 4 महीने हो गए और कितनी देर तक इंतज़ार करूं मैं तुम्हारे पेमेंट का? अब या तो पेमेंट दो या फिर इस घर को खाली करो। माही ये सुनकर डर सी जाती है, क्योंकि उसके पास यहाँ ना तो कोई रिलेटिव्स थे और ना ही कोई था जो उसकी हेल्प कर सके। माही मकान मालिक को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, अंकल और 1 महीने इंतज़ार कर लीजिए, मैं सारी पेमेंट कर दूंगी। माही ने जो पैसे की जुगाड़ किए थे वो सारे पैसे उसने आरुष को दे दिए थे। माही को कल शाम ही पता चला था कि आरुष कैसा लड़का है। उसकी दोस्त ने उसे बताया, तब जाकर उसे पता चला था। इसीलिए उसने आज वो सारे पैसे आरुष को दे दिए जो उसने मकान मालिक को देने के लिए जमा किए थे। मकान मालिक अब उसकी कोई बात सुनने की इच्छुक नहीं था। वो माही को सख्ती से कहता है, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, अभी के अभी घर खाली करो या फिर तुम्हारे सारे सामान को बाहर फेंकवा दूँ। माही उससे कुछ देर तक तो कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर फिर भी मकान मालिक नहीं मानता। आखिर में माही ये तय करती है कि वो घर खाली करेगी। उसे थोड़ी मोहलत चाहिए, जिस पर मालिक ने कल तक का उसे वक्त दिया। माही अब घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। वो बाहर खड़ी अब अपनी एक दोस्त को कॉल करती है, जिसने आरुष के बारे में वो सब कुछ बताया था। माही कॉल करके उसे कहती है, हेलो मोना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे अर्जेंटली एक घर चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो, या फिर कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? उधर से मोना की आवाज़ आती है, सॉरी यार, यहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है और वो किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं देते। और पैसे की बात करूँ तो यार मेरे पास खुद पैसे नहीं है। अगर होते ना तो मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करती। माही बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी दोस्त मोना बहुत अमीर है। वो सवाल ही नहीं उठता कि उसके पास कोई पैसे ना हो, लेकिन अब वो मना कर चुकी थी, इसीलिए माही उसे कुछ भी नहीं कह पाती। माही अब वहाँ दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसे आरुष का चेहरा याद आता है। वो करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे आरुष का चेहरा दिख रहा था। पटना।
रात हो चुकी थी। रुद्र आव्या को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। आव्या खाना खाते हुए बुरा सा मुंह बना रही थी क्योंकि वो जो खाना खा रही थी वो बिल्कुल फीका था। आव्या को ऐसा खाना खाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। आव्या एकदम से रुद्र के हाथ को पकड़ती है और कहती है, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। रुद्र कटोरे को साइड में रख देता है और उसे पानी पिलाता है। आव्या पानी पीती है। पानी पिलाने के बाद रुद्र ग्लास को टेबल पर रख देता है। आव्या रुद्र को देखकर कहती है, रुद्र मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, मैं यहाँ लेट लेट कर परेशान हो चुकी हूँ। उनके बच्चे इस वक्त कमरे में नहीं थे। तीनों को काव्या, आदित्य और श्रेष्ठा गोदी लेके बाहर गए थे। बच्चों को भी कमरे में रहना जरा भी पसंद नहीं था। रुद्र आव्या को गोद में उठाता है। आव्या उसकी गर्दन में अपने हाथ लपेट लेती है। रुद्र उसे बाहर लेकर जाता है और उसे गाड़ी के बोनेट पर बिठा देता है। आव्या खुले आसमान में चांद तारों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। आव्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, अब अच्छा लग रहा है। रुद्र गाड़ी से टिककर चुपचाप खड़ा था। आव्या उसके कंधे पर सिर रख के कहती है, रुद्र अब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे ना। इतना बोलते ही आव्या मुंह बना लेती है। रुद्र तारों को देखते हुए कहता है, अभी उनके बड़े होने में बहुत साल हैं, फिलहाल हम उनके बचपने पर कंसंट्रेट करते हैं। आव्या कुछ सोचते हुए कहती है, रुद्र मैं कुछ सोच रही थी, जैसे हमारे 3 बच्चों को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्या हम एक नैनी रखें? रुद्र जैसे ये सुनता है तो एकदम से वो जवाब में कहता है, बिल्कुल नहीं। आव्या रुद्र के ना कहने से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र नैनी रखने से क्यों मना कर रहा है। आव्या से पूछती है, क्यों? रुद्र जवाब में कहता है, क्योंकि बेबी गर्ल, अगर देखभाल कोई और करेगा तो बच्चे उनसे ही कनेक्ट होंगे ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हमारे बगैर किसी और से कनेक्ट हो जाएं। आव्या को रुद्र की बात बिल्कुल सही लगती है। आव्या कहती है, बात तो दिमाग वाली की है तुमने। रुद्र अब कुछ नहीं कहता। आव्या रुद्र के गाल पर किस करके कहती है, माई इंटेलिजेंट हस्बैंड। रुद्र आव्या को देखता है। आव्या इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो जिस तरह से पहले प्रेगनेंसी की वजह से मोटी लग रही थी अब वैसा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा बीमार जैसा लग रहा था क्योंकि डिलीवरी के वक्त उसे बहुत तेज दर्द हुआ था। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा बताओ, बाकी बेबी की तैयारी हम कब से करें? फिलहाल तो मुझे तुमसे 3 मंथ दूर रहना होगा, उसके बाद हम करते हैं। आव्या मासूम सा चेहरा बना लेती है। उसे ही पता था कि डिलीवरी के वक्त उसे किस तरह का दर्द हुआ था। उसे ऐसा लगा जिससे उसकी पूरी हड्डी टूट रही हो। वो रोनी सूरत बनाकर कहती है, बहुत दर्द होता है, मुझे नहीं करना अब। तुम लड़की होते तब तुम्हें समझ आता। रुद्र पहले उसके गाल पर किस करता है फिर कहता है, पता है मुझे, मैं इतना दर्द नहीं सह सकता। इनफैक्ट कोई भी मर्द नहीं सह सकता। इतना बोलते ही वो आव्या की दूसरे गाल पर किस करता है। आव्या कहती है, तो इसका मतलब तुम ऐसे ही कह रहे थे? रुद्र नाम में सिर हिलाता है और फिर कहता है, नहीं, मैं तो सच में और बच्चे चाहता हूँ। आव्या का फेस पूरा रोने जैसा हो चुका था। आव्या नाम में सिर हिलाती है। उसकी हरकत से रुद्र के होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। रुद्र अब आव्या की नाक पर किस करता है। आव्या अब भी अपने मासूम आंखों से उसे मासूमियत से देख रही थी। कभी आव्या उन दोनों के पास आती है। आव्या ने लड़के बच्चे को गोदी लिया हुआ था। बच्चा काव्या की गोद में बहुत शांत था। काव्या आव्या को देखकर कहती है, परी, आपको ऐसे ठंड में नहीं रहना चाहिए। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, ठंड कहाँ है मम्मा, इतनी गर्मी तो लग रही है। काव्या आव्या को घूरती है क्योंकि इस वक्त ओस की बूंदें गिर रही थी जो आव्या के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। उसकी अगर तबीयत खराब होती है तो उसके साथ उनके बच्चों की तबीयत खराब होने के चांसेस थे। काव्या अब आव्या को ना कहकर रुद्र से कहती है, आपको तो थोड़ी अकल होनी चाहिए ना दामाद जी, ऐसे रात को खुले आसमान में परी को नहीं रखना है। रुद्र सपाट से जवाब देता है, परियां तो खुले आसमान में ही उड़ती है ना सासू माँ। आव्या उसकी बातों से चिढ़-सी जाती है। काव्या और रुद्र कभी भी अच्छे से बात कर ही नहीं सकते थे। उनके बीच नोक झोंक होती ही रहती थी। काव्या दोनों को घूरते हुए कहती है, आप दोनों से कुछ कहना ही बेकार है, तबीयत खराब होगी तब समझ आएगा। इतना बोलकर वो हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। रुद्र काव्या के जाने के कुछ देर बाद कहता है, चलो बेबी गर्ल। इतना बोलते ही वो आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या जिद करते हुए कहती है, रुद्र मुझे और देर तक रहना है। पर रुद्र कहाँ मानने वाला था। उसे भी तो इस बात की चिंता थी कि अगर आव्या को कुछ भी हुआ तो उसके बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा। रुद्र आव्या को ले जाकर बेड पर लिटा देता है। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए सब सोने वाले थे। उनके तीनों बच्चे भी अब झूले पर पहुंच चुके थे। सेकंड वाली बच्ची रो रही थी, शायद उसे भूख लगी थी। आव्या ने अभी तक किसी को भी फीड नहीं कराया था क्योंकि सभी सुबह से शांत थे और पूरी फैमिली के साथ बिजी थे। आव्या अब अपनी दूसरी बच्ची को उठाकर फीड करवाती है, पर उसका छोटा सा मुंह दूध पी नहीं पा रहा था। आव्या रुद्र को देखती है और कहती है, आई थिंक दूध नहीं निकल रहा। रुद्र कुछ सोचते हुए कहता है, मैं कोशिश करूं। आव्या हैरानी से उसे देखती है। रुद्र उसे ऐसा देखकर बहुत ही बेशर्मी से कहता है, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? पहले भी बहुत बार किया है मैंने, बस उस वक्त दूध नहीं निकलता था, वो अलग बात है। आव्या रुद्र की बेशर्मी को देखकर खुद ही शर्मा जाती है। रुद्र अपनी बातों से ही आव्या को शर्माने पर मजबूर कर देता है। रुद्र आगे बढ़ता है और झुक जाता है। आव्या कसकर अपनी आंखें बंद करती है।
वहीं उसकी दूसरी बच्ची जो रो रही थी रुद्र को ऐसे करते देखकर चुप हो जाती है। आव्या अचानक से ही रुद्र के कंधे को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र कुछ वक्त में दूर होता है। आव्या आप देखती है तो उसके ब्रेस्ट से दूध आ रहा था। आव्या अब जल्दी से अपने बच्चे को पिलाने लगती है। रुद्र अपने मुंह को हाथ से पोंछता है और वहां से उठकर वॉशरूम चला जाता है। आव्या अब शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में आरुष बहुत रात को घर लौटता है। घर में इस वक्त कोई नहीं था क्योंकि सब आव्या से मिलने गए थे। आरुष भी जाने वाला था लेकिन उसे माही ने कॉल करके बुला लिया था तो उसने सोचा कि वो माही से मिलने के बाद चला जाएगा। पर माही और उसके बीच जो हुआ उसके बाद तो उसका पूरा मूड ही बिगड़ गया। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कहीं जाने का। आरुष के हाथ में अब तक पैसों का बंडल था। वो हॉल में सीधे सोफे पर लीन होकर बैठ जाता है। घर में सर्वेंट मौजूद थे। एक सर्वेंट आकर उससे कहती है, सर मैं आपके लिए खाना ला दूं? रात के करीब 1 बजे थे। सर्वेंट सोई हुई थी लेकिन आरुष के आने की आहट से वो उठ चुकी थी। आरुष तुरंत कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट ओके सर बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी आरुष को कुछ याद आता है। वो उसे बुलाकर कहता है, सुनो ये पैसे तुम ले लो। इतना कहकर वो पैसे के बंडल को टेबल पर रखता है। सर्वेंट इतने सारे पैसे देखकर चौंक जाती है। वो तुरंत मना करती है जिससे आरुष को गुस्सा आ जाता है। जब वो उस पैसे को देख रहा था उसे माही की याद आ रही थी और उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। आरुष गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना इसे यहाँ से ले जाओ, समझ नहीं आता क्या? वो सर्वेंट डर जाती है और वो पैसे लेकर जल्दी से चली जाती है। आरुष को बार बार बस माही का चेहरा याद आ रहा था। आरुष परेशान होकर अपने बालों को नोचते हुए खुद से कहता है, भूल जाओ उसे। आरुष को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब तक उसने बस ऐसे ही मजाक में डेटिंग की थी। जैसे वो कपड़े बदलता था उसी तरह से वो हफ्ते में एक बार गर्लफ्रेंड ज़रूर बदलता था। उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत थी लेकिन उसने आज तक उन्हें ना ही किस किया था और ना ही उस हद तक छुआ था। उसे बस गर्लफ्रेंड बनाना अच्छा लगता था। उसकी फेक गर्लफ्रेंड तो बहुत थी लेकिन एक रियल गर्लफ्रेंड उसे कभी नसीब नहीं हुई। आरुष का जैसे दिमाग फट रहा था। उसे अपने दिल में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा निकालना चाहता था। आरुष से जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो वो सीधे घर से निकल जाता है। वो सीधे एक बार में जाता है। वो बार काउंटर पर जाता है और ड्रिंक लेकर पीने लगता है। वो बिना रुके बस ड्रिंक करते जा रहा था। धीरे धीरे अब उसे बहुत ही ज़्यादा नशा चढ़ने लगता है। बहुत देर से एक ज़्यादा एज की लड़की उसे देख रही थी। नो डाउट आरुष दिखने में बहुत चार्मिंग था। वो लड़की उसके बाइसेप्स देखकर उसकी ओर खिंची चली गई। वो उसके पास आकर उसके बाइसेप्स को छूते हुए कहती है, हाय हैंडसम। आरुष अपनी नशीली आंखों से उसे देखता है। वो उससे नज़रें हटाकर फिर से ड्रिंक करने लगता है। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था जिससे वो होश में ही नहीं रहा। वो लड़की उसे पकड़कर वहाँ से लेकर जाती है। आरुष खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हद से ज़्यादा नशा कर गया था। वो लड़की उसे एक रूम में ले जाती है और उसे बेड पर लेटा देती है। आरुष उठने की कोशिश कर रहा था पर उठ तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगती है। हालांकि आरुष उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था पर उससे हो नहीं रहा था। डोरबेल बजती है जिससे वो लड़की आरुष से दूर होकर दरवाज़ा खोलती है। सामने इस वक्त माही खड़ी थी। उसे आज ही यहाँ पार्ट टाइम जॉब मिली थी जिसमें वो पूरी रात काम करने वाली थी और सुबह वो हॉस्पिटल जाने वाली थी। उसने पैसे मैनेज करने के लिए ये काम ज्वाइन किया था। माही उसे सर्विस देती है। उस लड़की ने ड्रिंक मंगवाई थी। माही उसे देकर जाने वाली होती है तभी उसकी नज़र बेड पर लेटे आरुष पर जाती है। वो बहुत बेचैन लग रहा था। माही ने जब पहले आरुष को देखा तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि आज फिर आरुष इस लड़की के साथ डेट पर आया है, लेकिन वो उसकी हरकतों को उसने नोटिस किया तो उसे समझ आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़की माही को घूरते हुए कहती है, जाओ, यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? माही कुछ पल सोचती है फिर उस लड़की से कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? माही को समझ आ चुका था कि ये लड़की आरुष के साथ क्या करने वाली है। उस लड़की के हुलिये से ही लग रहा था। उसने नाक में अजीब तरह से नथनी पहनी थी, आईब्रो में भी। वो लड़की कुछ कहती उससे पहले ही माही उससे फिर से कहती है, तुम्हें पता है ये कौन है? ये पुलिस है। जैसे ही वो लड़की पुलिस का नाम सुनती है तो एकदम से डर जाती है। वो एक नज़र आरुष को देखती है और माही को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। माही खुद को संभाल लेती है। वो जल्दी से आरुष के पास जाती है और उसे आवाज़ देती है, आरुष, आरुष। आरुष जैसे ही माही की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी नशीली आंखों से माही को देखता है। माही को देखकर पहले तो आरुष को बहुत सुकून मिला, लेकिन जैसे ही उसे दिन की बात याद आई तो वो गुस्से से भर गया। वो अचानक से माही को खींच लेता है। माही संभल नहीं पाती और सीधे आरुष के ऊपर गिर जाती है। एक तो गुस्सा और एक नशा, दोनों के मेल जोल की वजह से आरुष अपना कंट्रोल खो देता है। वो अचानक से ही माही के होंठों को चूमने लगता है। माही उसे धक्का देने लगती है, लेकिन आरुष पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुका था। माही उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का देते हुए नोच भी रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो आरुष को खुद से दूर कर सके, लेकिन आरुष को तो उसके धक्का देने से या नोचने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आरुष अब उसके होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। माही अब उसे धक्का देते हुए चिल्लाती है, छोड़िए मुझे आरुष, प्लीज़ छोड़िए मुझे। माही बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रही थी, लेकिन ना ही आरुष उसकी बात सुन रहा था और ना ही उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई था।
आरुष की पकड़ से माही छूटने की नाकाम कोशिश करती जा रही थी, लेकिन आरुष की पकड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो छूट ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद माही एकदम से ही आरुष को धक्का दे देती है, जिससे आरुष की पकड़ थोड़ी सी उससे छूट जाती है। माही जल्दी से टेबल से जग उठाती है और आरुष के सिर पर मार देती है, जिससे आरुष के मुंह से एकदम से ही आह निकल जाती है। माही डरी हुई थी। उसके साथ जो आरुष करना चाहता था वो कभी वो नहीं करने दे सकती थी। आरुष के सिर से अब खून बहने लगा था। माही जब ये देखती है तो डर जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर रुमाल उसके सिर पर रखती है। वो उसके खून को बहने से रोकने लगती है। वहीं आरुष दर्द और नशे में माही को देख रहा था। माही परेशान होकर कहती है, आरुष आप ठीक है? आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहती थी। माही अब वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स देखती है तो उसे मिल भी जाता है। माही आरुष के पास आकर उसे पट्टी करने लगती है। उसका पूरा ध्यान आरुष की चोट पर था, वहीं आरुष का ध्यान माही पर था। वो अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था। उसका गुस्सा अब माही के चेहरे को देखकर धीरे धीरे शांत हो चुका था। माही आरुष की चोट पर फूंकते हुए अचानक ही उसे देखती है। आरुष का ऐसे खुद को देखते हुए पाकर अब माही भी उसे देखने लगती है। आरुष उससे कहता है, माही आई लव यू। आरुष के ऐसे कहते ही माही का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगता है। वो एकटक उसे देखती है। आरुष की आंखों में आंसू झलक उठते हैं, क्योंकि उसे माही का दूर जाना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे गया था। आरुष कहता है, सीरियसली आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, बहुत दर्द होता है। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, लेकिन आज जब तुम मुझसे दूर हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। माही एकटक बस उसे आंखों से देख रही थी। उसे आरुष की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि आज उसे पहली बार सच्चाई दिख रही हो। वो जब आरुष से मिलती थी तो उसे सारी बातें ही सच्ची लगती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने जो उसे बताया उसके बाद आरुष की हर सच्चाई उसे झूठी लगने लगी थी। माही अब भी आरुष की बातों को सच नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि उसे आरुष का ये कहना याद था कि वो कभी आरुष को अपनी शक्ल ना दिखाए। आरुष माही के चेहरे को थाम कर कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया, वो इसीलिए क्योंकि मुझे वो सब इम्पोर्टेंट कभी लगा ही नहीं। मैं जस्ट डेट करता था, मैं कभी किसी के करीब नहीं गया। माही को अब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। माही फिर भी कंफर्म करने के लिए पूछती है, क्या सच में आप किसी के करीब नहीं गए? आरुष जल्दी से नाम में सिर हिलाता है और कहता है, सच में तुम्हारी कसम, मम्मी पापा की कसम, मैं कभी किसी के करीब नहीं गया। माही ये सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है। वो इन सब चीज़ों को याद करते करते परेशान हो चुकी थी। आरुष को माही का शांत चेहरा देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आरुष धीरे धीरे माही के करीब बढ़ता है। माही सोच में डूबी हुई थी। वो अचानक ही आरुष को अपने करीब पाती है। वो जैसे ही उसे कुछ कहने को होती है तभी आरुष उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। माही का अट्रैक्टिव चेहरा उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ऊपर से वो नशे में था तो वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। आज उसकी फर्स्ट किस थी। इससे पहले तो आरुष ने कभी ये करने के बारे में सोचा ही नहीं। माही के हाथ आरुष के सीने पर थे। वो पहले तो उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरुष की किस इतनी सॉफ्ट थी जिससे माही भी उसे रोकना ही भूल गई। अब भी आरुष की किस में शामिल हो गई। दोनों अब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। आरुष और माही दोनों की ही आंखें बंद थी। किस करते करते आरुष माही को बेड पर लिटा देता है। माही को अब अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वो इस बात से डर रही थी कि कहीं आरुष फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती ना करने लग जाए। माही वैसे तो उसकी किस्में खोई हुई थी और उसे अच्छा भी लग रहा था। कौन नहीं चाहेगा कि जिससे वो प्यार करती है उसके करीब ना जाए। माही के जज्बात भी काबू नहीं हो रहे थे। वो कुछ देर बाद माही को एहसास होता है कि आरुष उसे किस करते करते ही सो गया है। अब माही को ये एहसास होता है तो वो आरुष की हरकत से मुस्कुरा उठती है। दोनों के होंठ अब तक सटे हुए थे और आरुष नींद में उसके होंठों को लॉलीपॉप जैसे चूस रहा था। माही आरुष के बालों पर हाथ रखकर सहलाने लगती है। आरुष नींद में धीरे से बड़बड़ाता है, आई रियली लव यू माही। पटना में सुबह के करीब 5 बज रहे होंगे। सुहानी किचन में थी। आज आव्या और रुद्र घर आने वाले थे, इसीलिए वो उनके लिए तैयारी कर रही थी। सिर्फ आव्या और रुद्र ही नहीं, आव्या की पूरी फैमिली उनके साथ आ रही थी। उन सबके लिए सुहानी अपने हाथों से खाना बना रही थी। सर्वेंट उसकी हेल्प कर रहे थे। सुहानी खाना बना ही रही थी तभी उसे अपने पैर पर किसी की पकड़ महसूस होती है। सुहानी को समझ आ जाता है कि ये कौन है, जिससे उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो एकदम से ही उसे अपने पेट पर किसी की पकड़ महसूस होती है। सुहानी के होठों पर अब फिर एक बार मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों इतनी जल्दी उठ गए। सुहानी को जो पकड़े हुए थे वो द्रांश और सुहांश थे। द्रांश की चिन सुहानी के कंधे पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। वहीं सुहांश सुहानी को आगे से उसके पैरों से लिपटा हुआ था। सुहानी झुककर सुहांश को अपनी गोद में लेती है। सुहांश की आंखों को देखकर ही लग रहा था कि वो अब भी नींद में है। उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। द्रांश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। द्रांश की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। दोनों बस इसीलिए यहाँ आए थे क्योंकि सुहानी के बिना वो सो नहीं सकते थे। द्रांश नींद भरी आवाज़ में कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। द्रांश की तरह सुहांश भी कहता है, मम्मा, निन्नी। दोनों की बात सुनकर सुहानी एक गहरी सांस लेती है और सर्वेंट को सब कुछ देखने को कहती है।
उसने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया था, तो उसके जाने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। सुहानी द्रांश और सुहास दोनों को बेडरूम में लेकर जाती है। वो जाकर बेड पर लेटती है तो सुहास जल्दी से सुहानी के ऊपर चढ़ जाता है। सुहास ज़्यादा भारी नहीं था, इसीलिए सुहानी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। द्रांश भी सुहानी को कमर से पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी एक हाथ से द्रांश के बालों को सहलाती है तो वहीं दूसरे हाथ से सुहास की पीठ को सहलाती है। करीब 10 बजे आव्या, रुद्र और उसके बच्चों के साथ पूरी फैमिली दरवाजे पर खड़ी थी। नैना, रुद्र और आव्या की आरती उतार रही थी। अवन्या तो पहले ही दौड़ी दौड़ी अंदर चली जाती है। जब से उसने अपने पैरों से चलना सीखा था तब से अवन्या के पैर कभी रुकते ही नहीं थे। नैना मुस्कुराते हुए आव्या और रुद्र के माथे पर तिलक लगाती है और अपने पोता और पोती की नज़र उतार देती है। नैना अब नीचे एक पैरों का छाप बनाने वाला रख देती है। नैना रुद्र और आव्या को देखकर कहती है, मुझे आप सभी के पैरों के निशान चाहिए। आज मेरे पोते और पोती का पहला कदम है ना यहाँ, उसे मैं यादों में सजा कर रखना चाहती हूँ। पहले तो रुद्र और आव्या अपने पैर रखते हैं, फिर वो बाकी बच्चों से एक एक करके छाप बनवाते हैं। सबसे पहले रुद्र का पैर था जो बहुत ही बड़ा था, उसके बाद आव्या का जो रुद्र के मुकाबले थोड़ा छोटा था, आव्या के बाद उसकी बड़ी बेटी और फिर बीच वाली बेटी, लास्ट में उनका छुटकू सा बेटा। वो छाप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नैना ये देखकर खुश हो जाती है। आव्या को भी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। नैना अब सबको अंदर बुलाती है। आव्या की फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि पूरी फैमिली आती तो लगता है कि एक बिल्डिंग के सारे लोग आ गए। जेमसन जाकर सीधे रुद्र के पास चला जाता है। उसे देखकर ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। आखिरकार एक जिंदा टाइगर को देखकर कौन न डरे। खिलौना होता तो एक अलग बात थी। आव्या रुद्र से कहती है, दामाद जी आप जंगल में क्यों नहीं रह जाते, आप खुद भी तो जानवर ही लगते हैं। रुद्र हमेशा की तरह सपाट से जवाब देता है, सासू माँ, लगता है आपने अपनी बेटी को जानवरों से प्यार करना ज़्यादा सिखाया है, इसीलिए तो एक जानवर से प्यार किया और फिर तीनों जानवरों को पैदा भी कर दिया। आव्या घूरकर रुद्र को देखती है, तभी आदित्य उसके कान में धीरे से कहता है, वाइफी, जब तुम उसकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो क्यों उससे पंगे लेती हो। आव्या अब आदित्य को घूरती है। वो आदित्य किससे कहती है, आप भी उसका साथ दे रहे हैं, जाओ मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। आदित्य काव्या की कमर पर हाथ रखता है और कहता है, ओके नो प्रॉब्लम, बट मैं किस ज़रूर करूंगा। काव्या आदित्य को हैरानी से देखती है, फिर सबको देखती है। शुक्र था कि उन दोनों को कोई देख नहीं रहा था। ये देखकर काव्या पहले तो आदित्य के हाथ को हटाती है। आदित्य काव्या की हालत देखकर धीरे से मुस्कुराता है। कुछ देर बाद ध्रुवंश, धारा और अंध्र भी आ जाते हैं। ध्रुवंश आते ही पहले तो खुशी से आव्या को हक करता है और उसे हवा में भी उठा लेता है। दोनों को देखकर हमेशा की तरह रुद्र चिढ़ जाता है। इतनी खुशी तो उसने भी नहीं दिखाई थी जितनी ध्रुवंश दिखा रहा था। धारा तीनों बच्चों से मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। वो एक को गोद में उठाकर उसके माथे पर किस करती है। धारा मुस्कुराते हुए उसे देख ही रही थी, तभी अचानक से ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धारा आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती है और फिर एक बार बड़ी वाली बेटी के माथे पर किस कर लेती है। उसके ऐसा करते ही अचानक से वो रोने लगती है। ये देखकर आव्या थोड़ी सी घबरा जाती है। वो जल्दी से धारा से अपने बच्चे को लेती है। धारा अपने खाली हाथों को देखती है। किसी ने धारा को नोटिस नहीं किया। सबका कंसंट्रेशन आव्या और उसके बच्चों पर था। धारा वहाँ से साइड में जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जिसे वो रोक नहीं पा रही थी। वो अकेले ही रो रही थी जैसे उसने सोचा था। आज तक किसी को पता नहीं चला कि धारा उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब ध्रुवंश ने उसके पेट में चाकू घोंपा था। धारा अपने दर्द को अकेले में ही शांत कर रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। धारा एकदम से सहम जाती है। वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है और धीरे से पीछे पलटती है। पीछे इस वक्त ध्रुव खड़ा था। ध्रुव उसके चेहरे को गौर से देखता है। धारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, डैड आप। ध्रुव उसे देखकर कहता है, अगर दर्द दूसरों की वजह से होना धारा तो उसे खुद अकेले नहीं सहना चाहिए। तुम्हें लॉयन को सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि जब उसे दूसरों से पता चलेगा तो वो हद से ज़्यादा तड़पेगा। धारा ध्रुव की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ तो आ रहा था लेकिन वो समझना नहीं चाहती थी। धारा कहती है, कैसा दर्द डैड। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मेरे सामने कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव की बात सुनते ही धारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना सिर झुकाकर रोने लगती है। ध्रुव ये देखकर आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। धारा भी ध्रुव के सीने से लगे हुए रो रही थी। आज उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो है जो उसके पापा के दर्जे से उसके करीब खड़ा है। परिवार के रूप में धारा के पास सिर्फ ध्रुवंश था। वो ज़्यादा फैमिली से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। अगर किसी से हो पाई थी तो वो प्रज्ञा, काव्या, विशाखा और श्रेष्ठा थी। लेकिन आज उसे एक पापा का एहसास मिल रहा था जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग था, जिसे आज तक उसने फील नहीं किया था। ध्रुव उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, तुम नहीं बता पा रही हो तो मैं बता सकता हूँ।
धारा तुरंत ध्रुव से दूर होकर नाव में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं डैड, आप कुछ मत कीजिए। ध्रुवंश कितना खुश है, मैं उसकी खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती। ध्रुव उसे बस देखता रह जाता है। अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ध्रुव अब बस चुप ही रह जाता है। मुंबई। आरुष की नींद फ़ोन कॉल से खुलती है। नशे की वजह से उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। आरुष फ़ोन उठाता है। उसके फ़ोन में इस वक्त सपना का कॉल आ रहा था। आरुष ज़्यादा वक्त न गवाते हुए कॉल रिसीव करके अपने कान से सटा लेता है। आरुष कहता है, हाँ माँ। आरुष की आवाज़ आते ही उधर से सपना की आवाज़ आती है, आरुष कहाँ हैं आप? आपने कल ही कहा था कि आप आ रहे हैं। आरुष सपना को जवाब देते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं बस निकल रहा हूँ। सपना भी उधर से हाँ कहती है। दोनों अब फ़ोन रखते हैं। आरुष पहले तो अपनी नज़रें घुमाता है। खुद को एक अनजान जगह पर पाकर वो सोच में पड़ जाता है कि वो यहाँ कैसे आया। आरुष कुछ पल तो बस सोच में पड़ जाता है। तभी उसे कल रात की हल्की धुंधली धुंधली सी तस्वीर दिखती है। उसे अब खुद की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। एकाएक उसके मुंह से निकलता है, माही। वो इधर उधर नजरें घुमाता है तो उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखता। आरुष अब अपने कपड़ों को सही करता है, फिर कमरे से निकल जाता है। वो बाहर जाते हुए भी माही को खोज रहा था, लेकिन माही का काम तो खत्म हो चुका था। वो यहाँ से जा चुकी थी। आरुष खुद से कहता है, पहले मैं पटना के लिए निकल जाता हूँ। और ज़्यादा लेट किया तो आव्या दी मुझे बेबी ही नहीं देखने देगी। इतना सोचते हुए वो अब होटल से निकलकर सीधे पटना के लिए फ्लाइट से निकल जाता है। पटना। सुहानी सिंघानिया के पूरे परिवार की देखभाल अच्छे से कर रही थी। उसके साथ प्रणय और धारा भी शामिल हो चुके थे, क्योंकि सुहानी के लिए ऐसे अकेले संभालना थोड़ा मुश्किल था। सुहानी, प्रणय और धारा किचन में थी। प्रणय धारा से पूछती है, तो धारा, कैसा गया आप दोनों का हनीमून? इतना बोलते ही वो शरारत से मुस्कुरा उठती है। हनीमून तो नहीं था, बस तीनों अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे। धारा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ही गया भाभी। सुहानी दोनों की बातों को बात सुन रही थी और कभी कभी मुस्कुरा रही थी। तीनों का जब काम खत्म हो जाता है तो तीनों हॉल में चली जाती हैं। सभी को अलग अलग कमरा दिया जाता है। रुद्र का विला इतना बड़ा था कि किसी के लिए भी कमरा कम नहीं पड़ता था। रुद्र और आव्या भी अपने तीनों बच्चों के साथ अपने कमरे में जाते हैं। कमरा अंधेरा था, जिसे देखकर आव्या कहती है, रुद्र, ये तुमने लाइट को बंद करके क्यों रखा है? इतना कहकर वो जैसे ही लाइट जलाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। पूरा कमरा बलून से सजा हुआ था। एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें लिखा था, वेलकम राव्याज बेबी। आव्या सजावट और बोर्ड देखकर मुस्कुराने लगती है। आव्या रुद्र को मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, तुमने किया ये सब? रुद्र नाम में सिर हिलाता है, क्योंकि इन सब के बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था। ये सब कुछ सुहानी ने किया था। आव्या जब रुद्र का जवाब सुनती है तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो जाती है। वो धीरे से कहती है, फिर किसने किया होगा? सोचते हुए उसे एकदम से याद आता है। वो खुशी से कहती है, ज़रूर ये सुहानी ने किया होगा। इतना कहते हुए वो पूरे कमरे को देखती है। सच में कमरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सजा था। आव्या अब अपने तीनों बच्चों को झूले पर लिटाती है। एक बड़ा सा झूला था जिसमें 3 बच्चे आराम से लेट सकते थे। आव्या तीनों को देखकर कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके बेबीज़, फिर मैं तुम तीनों को दूध पिलाऊंगी, फिर हम सो जाएंगे। उसके तीनों बेबीज आव्या को ही देख रहे थे। आव्या वॉशरूम चली जाती है। रुद्र बेड पर बैठकर तीनों को देखता है। अब तीनों को देखते हुए वो कुछ सोच रहा था। रुद्र अपना फ़ोन लेकर तीनों की फ़ोटो खींचता है। तीनों बस रुद्र को टुकुर टुकुर देख रहे थे। कुछ देर बाद आव्या वॉशरूम से बाहर आती है। वो जाकर सीधे रुद्र की गोद में बैठ जाती है। रुद्र उसे जकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखकर कहती है, रुद्र, तुमने कहा था कि तुम डिलीवरी के बाद मुझे एक सीक्रेट बताओगे। रुद्र आव्या के पेट को पकड़कर कहता है, पहले तुम तीनों बेबीज़ को दूध पिलाओ, फिर आराम करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। आव्या रुद्र के चेहरे को देखती है। हमेशा की तरह ही उसका चेहरा सीरियस था। आव्या उसके गाल को हल्का खींचते हुए कहती है, तुम सीरियस में भी कितने क्यूट लगते हो। बोलते ही आव्या मुस्कुराने लगती है। रुद्र खुद में ही ये सोचने लगता है कि वो और क्यूट, सच में बीवियाँ एक खुखार शेर को भी प्यारा से शेर बोल देती हैं। आव्या रुद्र के ऊपर से हटकर पहले अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को उठाती है। उसमें से दोनों लड़कियां थीं। आव्या अब आराम से बैठकर दोनों को दूध पिलाती है। रुद्र एक नज़र उसे देखकर वॉशरूम चला जाता है। आव्या अपनी आंखें बंद करके उन्हें दूध पिला रही थी। उसे एक सुकून मिल रहा था। वो इस वक्त प्रेगनेंसी के उन दिनों को याद करती है जब वो अपने बड़े से टमी के कभी कभी सो भी नहीं पाती थी। तीनों बच्चे मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करते थे। आव्या प्रेगनेंसी के दिनों को याद करते हुए हल्का सा मुस्कुराती है। उसे एहसास होता है कि उसकी बड़ी बेटी सो चुकी थी। रुद्र भी कमरे में आ चुका था। आव्या उसे देखकर कहती है, रुद्र, मेरे बाबू को यहाँ लाओ ना। इतना बोलते ही वो अपनी पहली बेटी को बेड पर लेटाती है। रुद्र बेबी बॉय को आव्या की गोद में रखता है।
आव्या को कुछ देर बाद ऐसा लगता है जैसे उसके ये दोनों बच्चे उसका खून चूस कर बाहर निकाल देंगे। आव्या दोनों को अब लिटाती है। दोनों अब तक सोए नहीं थे और ना ही वो दूध पीना छोड़ रहे थे। आव्या की हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों का और दूध पिला पाए। आव्या दोनों को देखती है, फिर रुद्र को देखकर मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, ये दोनों शैतान के बच्चे हैं, मेरा खून चूस रहे हैं। रुद्र सपाट से जवाब देता है, शट अप बेबी गर्ल, मेरे बच्चों को गलती से भी ऐसा मत बोलना। आव्या का मुंह बन जाता है। रुद्र दूसरे साइड लेटकर अपने तीनों बच्चों को देखता है। आव्या कहती है, कुछ गलत नहीं कहा मैंने, मुझे जैसा लगा मैं वही बता रही हूँ। रुद्र अपनी खतरनाक नजरों से उसे घूरता है तो आव्या का मुंह बंद हो जाता है। रुद्र कहता है, फिर एक बार बोलो, मैं तुम्हें बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा। आव्या आंखें फाड़कर उसे देखती है। रुद्र अब आव्या से नजरें हटा लेता है। आव्या हैरान भरी आवाज में कहती है, क्या मतलब, अब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? रुद्र कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे वो आव्या की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। आव्या भी अब कभी नहीं सह सकती थी कि उसे कोई इग्नोर करे। वो तुरंत बेड से उतरते हुए कहती है, रहो तुम अपने बच्चों के साथ, मैं जा रही हूँ। आव्या वहाँ से नाराजगी से जा रही थी, वहीं रुद्र उसे जाने दे रहा था। रुद्र का पूरा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर था। आव्या दरवाजे से निकलते हुए भी रुद्र को तिरछी नजरों से देख रही थी, ये सोचकर कि रुद्र उसे रोकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रुद्र आव्या को नहीं रोकता। आव्या ये देखकर बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो पीछे मुड़कर उससे कहती है, तुम मुझे रोकोगे भी नहीं? रुद्र उसे बिना देखे कहता है, मैंने जाने के लिए कहा ही नहीं है, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? आव्या ये सुनकर चौंक जाती है। वो अपने दांत भींचते हुए कहती है, बुलाओगे भी ना तो भी नहीं आऊंगी, मैं अपनी मम्मा डैडा के घर चली जाऊंगी। रुद्र अब कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर आव्या पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रुद्र अब अपना फोन निकालकर उसमें अपने पुराने वॉलपेपर को देखता है जिसमें आव्या की मुस्कुराते हुए तस्वीर थी। रुद्र अब उसे हटाकर अपने बेबीज के फोटो को लगा देता है जो उसने अभी अभी खींची थी। वो अपने फ़ोन को कुछ पल देखता है, फिर अपने बेबीज़ को देखने लगता है। वहीं नीचे रंध्र, सुहांश और अवन्या जेमसन के साथ खेल रहे थे। अवन्या जेमसन के कान को खींच रही थी। बेचारा जेमसन उन तीनों से परेशान सा हो चुका था। प्रज्ञा तो इस बात से डर रही थी कि कहीं ये जंगली जानवर गुस्से से अवन्या को खा ना जाए। धारा तो आज पहली बार इस घर में आई थी, इसीलिए उसे तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। सुहांश और रंध्र जेमसन के ऊपर बैठे थे जैसे उसे उन दोनों ने घोड़ा समझ लिया हो। प्रज्ञा को अव्यान ने पकड़ा हुआ था। वहीं प्रज्ञा बार बार उससे कह रही थी कि वो जानवर उसकी बेटी को खा जाएगा। वो बोल ही रही थी, तभी अचानक ही जेमसन दहाड़ता है। उसकी आवाज़ सुनकर सब डर से जाते हैं। वहीं उसके ऐसे दहाड़ने से अवन्या उसे मारने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसलिए उसे मार रही थी क्योंकि जेमसन ने उसके सामने चिल्लाने की जुर्रत की थी। अवन्या महारानी और उसके सामने कोई नहीं चिल्ला सकता। सुहानी को अवन्या की हरकत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वहीं प्रज्ञा तो डरे जा रही थी। वो सब चीज़ों में जेमसन की बुरी हालत थी। वो भी सोच रहा होगा कि किस झमेले में फंस गया। पहले वो कितने अच्छे से अपने राज में रहता था, लेकिन अब तो उसे किसी खिलौने की तरह ट्रीट किया जा रहा था। अब उसे तो ये सोचकर और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि जब रुद्र के बच्चे बड़े होंगे तो वो लोग उसका क्या हाल करेंगे। सुहांश तो उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता था, पर अब अवन्या और रंध्र के आने से वो भी जेमसन को परेशान कर रहा था। जेमसन बेचारा अब थक कर बैठ जाता है। उसके बैठने से रंध्र और सुहांश चिल्लाते हैं, चल मेरी गाड़ी, छुक छुक छुक। एक जिंदा जानवर को दोनों ने गाड़ी बना दिया। इतनी देर से जेमसन इधर से उधर दोनों को घुमा ही तो रहा था। थोड़ा भी रुकता तो अवन्या उसे मारने लगती। अब जेमसन करे तो करे क्या। सुहानी जब जेमसन की हालत देखती है तो उसे भी उस पर तरस आ जाता है। वो सुहांश से कहती है, सुहांश बेटा बस इतना ही, जेमसन थक गया है, चलो अब उसे छोड़ दो। सुहांश अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता था, इसीलिए वो हट जाता है। रंध्र भी बहुत जल्दी सुहानी की बात समझ जाता है, इसीलिए वो भी हट जाता है। लेकिन अवन्या कहाँ इतनी आसानी से छोड़ने वाली थी। सुहानी आगे बढ़ती है और जेमसन को अवन्या की पकड़ से छुड़ा लेती है और कहती है, बस अवन्या, अब हम कहीं और खेलते हैं। जैसे ही जेमसन अवन्या की पकड़ से छूटता है तो तुरंत वहाँ से साइड हो जाता है। अवन्या काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी, इसीलिए वो अब रोने लगती है। प्रज्ञा सोफे से उठते हुए कहती है, शरारती एंजल, ज़्यादा शरारत मत कीजिए वरना बांध कर रख दूंगी। अवन्या को प्रज्ञा की बात सुनाई देती है। प्रज्ञा आकर उसे गोद में उठाती है, पर वो फिसलकर नीचे आ जाती है। वो प्रज्ञा की पकड़ से छूटकर फिर से जेमसन की ओर जाती है। वहीं जब जेमसन अवन्या को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अवन्या ये देखकर तुरंत ज़मीन पर लेट जाती है और रोने लगती है। वहाँ बैठे सब उसकी हरकत देखकर हंसने लगते हैं। जेमसन भी इस बार झाँक कर देखता है, फिर सीधे भाग जाता है। वो सीधे अंतरा के पास जाता है। अंतरा इस वक्त बेड पर थी। वो कूदकर अंतरा के पास चला जाता है। अंतरा उसे हक कर लेती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जेमसन? अंतरा तभी से कमरे में ही थी, इसीलिए उसे इन सब की कोई खबर नहीं थी। जेमसन था तो बेजुबान प्राणी ही, अब वो भी कैसे बताए कि वो तीनों छोटे बच्चे उस पर कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं।
अंतरा जेमसन के बालों को सहलाते हुए उसे हक करके करती है। अंतरा अब एक लेटर जेमसन को देते हुए लैपटॉप पर रुवंश को दिखाते हुए कहती है, जाकर इसके पास लेटर पहुंचा दो, जाओ जल्दी। जेमसन जाकर रुवंश को खोजने लगता है। रुवंश बेड पर लेटा हुआ था और गेम खेल रहा था। रूमानी भी वहीं बैठी थी। जेमसन उसके पास आता है। रुवंश जल्दी से लेटर ले लेता है और जल्दी से जेमसन को जाने का इशारा करता है। उसके जाते ही रूमानी कहती है, कौन है रुवंश? रुवंश नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, कोई नहीं मॉम। रूमानी रुवंश को पीट करके बैठी हुई थी, पर उसे एहसास हो जाता है कि कोई आया था। रूमानी अब चुप हो जाती है तो रुवंश लेटर खोलकर देखता है। वो लेटर को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसे रूमानी की आवाज़ आती है, रुवंश, अंतरा तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए तुम प्लीज़ उससे दूरी बनाकर रहो। रुवंश अपनी माँ की बात सुनता है और फिर लेटर को देखता है। लेटर में अंतरा ने लिखा था कि अगर हम दोनों के बीच तुम्हारी मॉम आई तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। अंतरा का इतना पागलपन देखकर रुवंश का दिमाग तो एक पल के लिए बंद ही हो जाता है। रात हो चुकी थी। आव्या आदित्य और काव्या वाले कमरे में आकर बातें करते करते सो चुकी थी, क्योंकि वो बुरी तरह से थकी हुई थी। उसे बहुत ही ज़्यादा थकावट लग रही थी। आदित्य और काव्या भी नींद में थे। शायद रात के करीब 1-2 बज रहे होंगे। आव्या की नींद अचानक से ही खुल जाती है। वो आंखें खोलकर अब खुद को आदित्य और काव्या के बीच पाती है। तब उसे याद आता है कि वो अपने कमरे में नहीं है, और उसे ये भी याद आता है कि रुद्र उसे बुलाने भी नहीं आया। आव्या खुद से धीरे से बड़बड़ाती है, मुझे लेने तक नहीं आया। आव्या वहाँ से उठकर कमरे से निकल जाती है। तभी उसे किचन में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। आव्या आवाज़ सुनकर उस ओर चली जाती है। किचन अंधेरे में डूबा हुआ था। आव्या किचन की लाइट जलाती है। तभी उसकी नज़र इस्प्रहा पर जाती है, जिसके मुंह पर आइसक्रीम भरा हुआ था। उसने आइसक्रीम की बड़ी सी बॉक्स पकड़ा हुआ था। इस्प्रहा को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो कितनी जल्दी जल्दी खा रही थी, इसीलिए तो उसकी नाक और पूरे मुंह पे आइसक्रीम लगा हुआ था। आव्या उसे हैरानी से देखकर कहती है, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? इस्प्रहा अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, आपके भाई मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देते। इतना बोलते ही उसकी चीख निकल जाती है। इस्प्रहा अपनी नाक को हल्के हाथ से रब करती है। इस्प्रहा का बड़ा सा पेट देखकर ही समझ आ रहा था कि ये सारा काम इस बड़े से पेट की वजह से हो रहा है, मतलब उसके पेट में पल रहे बच्चे की वजह से। इस्प्रहा आव्या से कहती है, आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और वो मुझे वही खाने नहीं देते। इतना बोलते ही इस्प्रहा मुंह बना लेती है। आव्या को समझ आ रहा था कि शौर्य इस्प्रहा को आइसक्रीम खाने क्यों नहीं देता। आव्या हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है आप आराम से खाइए, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। आव्या ने भी ये सब कुछ फेस किया था, इसीलिए वो अच्छे से इस्प्रहा की कंडीशन समझ सकती थी। आव्या लाइट ऑफ करके जाने लगती है। निकलते ही उसकी नज़र अपने सामने खड़े शौर्य पर जाती है, जो आव्या को घूर कर देख रहा था। शौर्य आव्या से कहता है, एक डॉक्टर होकर तुम उसे आइसक्रीम खाने दे रही हो, जबकि तुम्हें दिख रहा है कि उसे कितनी छींक आ रही है। शौर्य ने इतना ही कहा था, तभी अचानक इस्प्रहा फिर से छींकती है। आव्या मासूम सा चेहरा बना लेती है। वो मायूसी से कहती है, उन्हें बहुत खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैंने। इतना बोलते ही आव्या अपना चेहरा बिल्कुल मासूम बच्चों जैसा बना लेती है। उसे शौर्य से डांट नहीं खानी थी। शौर्य एक गहरी सांस लेकर आव्या से कहता है, इस बार माफ़ किया, अब जाओ। तुम रात को चुड़ैल की तरह क्यों घूम रही हो? आव्या आंखें फाड़कर शौर्य को देखती है। शौर्य आव्या की गाल को खींचकर कहता है, चुड़ैलों की देवी, और किचन के अंदर चला जाता है। आव्या एक नज़र किचन की ओर देखती है, फिर सिर हिलाकर वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। शौर्य अंदर जाते ही किचन की लाइट्स ऑन करता है तो उसे इस्प्रहा कहीं नहीं दिखती। वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे इस्प्रहा नीचे बैठे हुए मिलती है, जो मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। वो जैसे ही शौर्य को देखती है, आइसक्रीम को अपने पीछे छुपा लेती है। शौर्य उसे घूरते हुए देखता है। इस्प्रहा बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके मुंह पर आइसक्रीम लगा हुआ था। उसकी क्यूटनेस देखकर ही शौर्य को उसे डांटने का मन नहीं करता। शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? इस्प्रहा बहाना सोचने लगती है। इस्प्रहा कुछ भी बहाना करती उससे पहले ही शौर्य उसे गोद में उठा लेता है। वो नीचे रखे आइसक्रीम बॉक्स को देखता है, जो बहुत बड़ा था। शौर्य अब इस्प्रहा को बहुत बुरी तरह से घूरता है। इस्प्रहा मुंह बनाकर कहती है, मैंने बस थोड़ा सा खाया। शौर्य इस्प्रहा को किचन से कमरे में लेकर जाता है। वो उसे बेड पर बिठाकर उसके मुंह को पोंछता है। इस्प्रहा फिर से छींकती है। शौर्य उसे रुमाल देता है। इस्प्रहा रुमाल से पोंछने के बाद मुंह बनाकर कहती है, बेबी को आइसक्रीम खाना है। शौर्य उसके होठों को देखते हुए कहता है, आओ मैं खिलाता हूँ। इतना कहते ही वो इस्प्रहा के बालों को हल्का सा पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लेता है। शौर्य अचानक से ही इस्प्रहा के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है।
स्प्रहा की आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। स्प्रहा को फिर से चीख आ रही थी। शौर्य उसे किस कर रहा था। तभी अचानक से स्प्रहा चीख पड़ती है, जिससे स्प्रहा के दांत शौर्य के होंठ को काट लेते हैं। ये स्प्रहा ने जानबूझकर नहीं किया था। शौर्य स्प्रहा से तुरंत दूर होकर अपने होठों को छूता है। उसके होठों से खून आ रहा था। स्प्रहा हैरानी से उसे देखती है। शौर्य अपनी उंगलियों में खून देखकर स्प्रहा को देखता है। स्प्रहा जल्दी से कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शौर्य के होंठ से लगातार खून आ रहा था। शौर्य कहता है, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किया तो है। चलो अब इसे बंद करो। स्प्रहा हाँ में सिर हिलाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने को जाने के लिए उठती है, पर शौर्य उसे रोक कर कहता है। शौर्य इसके होंठों को देखकर कहता है, हाथों से नहीं। स्प्रहा एकदम से कहती है, तो क्या पैरों से? उसके ऐसे जवाब देने पर शौर्य उसे फिर से घूरता है। वो कहता है, बीवी, इतना इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, अपने इन होठों से करो। स्प्रहा अपने मुंह का पाउट बनाकर ना में सिर हिलाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे आपका खून नहीं पीना। आपका खून बहुत मैला है, क्योंकि आप ड्रिंक करते हो, सिगरेट पीते हो और पता नहीं क्या क्या पीते हो। आपका खून गंदा है, इसका कलर तो रेड भी नहीं लग रहा। स्प्रहा गौर से शौर्य के खून को देखती है, जो बहुत डार्क रेड था। शौर्य स्प्रहा से नजरें हटाकर कहता है, ठीक है, फिर इसे ऐसे ही बहने दो। इतना बोलते ही वो बेड पर लेट जाता है। स्प्रहा जब ये देखती है तो वो भी उसके करीब लेटकर कहती है, ओके, मैं करती हूँ। स्प्रहा उसके होंठ पर अपने होंठ टिका लेती है। शौर्य स्प्रहा को जकड़ लेता है। स्प्रहा क्या कुछ करेगी। शौर्य ही उसे किस करने लग गया था। स्प्रहा को किस करते हुए शौर्य को मीठा टेस्ट आ रहा था, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। स्प्रहा ने अभी अभी आइसक्रीम खाई थी, ये उसी का टेस्ट था। शौर्य और स्प्रहा अब किस करते हुए एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। वहीं उधर रुद्र के रूम में आव्या जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र ने बेड के चारों ओर तकियों से घेरा बनाया हुआ था। हालांकि सभी बच्चे मूवमेंट नहीं कर पाते थे, पर फिर भी रुद्र को इतनी फिक्र थी कि उसने अभी से घेरा बनाकर रखा हुआ था। तीनों सोए हुए थे। रुद्र भी उनके साथ सोया हुआ था। सेकंड वाली बच्ची रुद्र के अंदर तक घुसी हुई थी, मतलब पूरी तरह से सटी हुई थी। रुद्र के हाथ तीनों के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बच्चों को उससे कोई चुरा रहा हो। पहले से ही उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। आव्या को ये सब देखकर तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे ये याद आता है कि रुद्र उसे लेने तक नहीं आया तो आव्या को बहुत बुरा लगा। साथ ही उसे बहुत ही तेज गुस्सा भी आया। आव्या गुस्से से आगे बढ़ती है और रुद्र को खींचने लगती है। पहले तो वो रुद्र की कमर को पकड़कर खींचती है, फिर बाजू को पकड़कर खींचती है, लेकिन रुद्र का शरीर बहुत भारी था। वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी। रुद्र भी आज पहली बार इतनी गहरी नींद में था, जैसे वो आज पहली बार सुकून की नींद सो रहा हो। आव्या धीरे से खुद से बड़बड़ाती है, कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। आव्या अब कबर्ड में जाती है। वो कबर्ड से एक ओढ़नी निकालती है और रुद्र के पास जाकर रुद्र की कमर के आर पार कर लेती है। वो अब एक पैर को बेड पर रखती है और रुद्र को खींचने लगती है। पहली बार में तो वो हिला नहीं पाती। अचानक ही आव्या गुस्से से अपना दम लगाती है। वो रुद्र को खींचकर नीचे गिरा देती है। रुद्र जमीन पर धड़ाम से गिरता है। गिरने की आवाज़ तक आती है। वहीं रुद्र अचानक से ही अपनी आंखें हड़बड़ाहट में खोलता है। आव्या रुद्र को बहुत ही गुस्से से घूर रही थी। रुद्र भी जब आव्या को देखता है तो वो भी उसे घूरता है। रुद्र को अपनी पीठ, कमर और सिर पर जोर से लगा था। रुद्र आव्या को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बोलते हुए वो उठकर बैठ जाता है। उसे अपनी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। वो अपनी कमर को पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। आव्या भी उसे गुस्से से देखकर कहती है, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। तुम्हें ज़रा भी मेरी याद नहीं आई, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए। रुद्र उठकर बेड पर बैठता है। वो देखता है कि आव्या के खींचने की वजह से कुछ तकिए गिर गए थे। वो उन तकियों को उठाकर बॉर्डर बनाता है और सारे बच्चों को चेक करता है, ये सोचकर कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। रुद्र ने ठीक देखकर आव्या को घूरकर देखते हुए कहता है, यहाँ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, दिख नहीं रहा सब सो रहे हैं। एक की भी नींद खराब हुई तो देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आव्या उसे हैरानी से देखती है। रुद्र अब फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से मूव लेकर अपनी कमर पर स्प्रे करता है। आव्या को रुद्र का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था। आव्या तुरंत आगे बढ़कर उसके कॉलर को पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, वॉट डू यू मीन, क्या करोगे तुम मेरे साथ। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। पहले तो तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती थी और आज तुम मेरे बिना सुकून की नींद सो रहे हो। रुद्र आव्या के हाथ को सर्द नज़रों से देख रहा था। वो धीरे मगर सर्द आवाज़ में कहता है, अपना हाथ हटाओ। आव्या असमंजस से उसे देखती है। रुद्र अब थोड़ा साउंड बढ़ाकर कहता है, मैंने कहा अपना हाथ हटाओ। आव्या अचानक से ही डर से अपना हाथ हटा देती है। आज वो फिर एक बार उस रुद्र को देख पा रही थी जिससे वो पहली मुलाकात में मिली थी। आव्या बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है,
रुद्र, इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। आव्या को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। रुद्र आव्या को देखता है, फिर नज़रें हटाकर फिर से अपने कमर पर स्प्रे करता है। आव्या बस उसे देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आव्या पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। रुद्र अब स्प्रे को बॉक्स में रखकर उठ जाता है। आव्या उससे पूछती है, तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? आव्या की आवाज़ रोने जैसा साउंड कर रही थी। आखिर में वो रो ही रही थी, उसके आंसू बह रहे थे। रुद्र आव्या को देखता है, फिर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। आव्या उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं ऐसा ही हूँ और आज के बाद तुम्हारे ये हाथ मेरे कॉलर पर नहीं पहुँचने चाहिए, समझ आया? आव्या उसे बस देखती रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। आव्या के आंसू गालों से ज़मीन पर गिर रहे थे। वो बस एकटक रुद्र को देख रही थी। आव्या बहुत धीरे से रोते हुए कहती है, रुद्र, यू आर हर्टिंग मी। आव्या को अपना पूरा शरीर गर्म सा लग रहा था। उसके आंसू अब ऐसे लग रहे थे जैसे गर्म पानी उसके गालों पर बह रहा हो। रुद्र अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, फिर आंखें खोलकर आव्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसे सीने से लगा लेता है। रुद्र आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, स्टॉप क्राइंग। आव्या अब सिसकने लगती है। आव्या सिसक कर रोते हुए कहती है, इट्स टू मच हर्टिंग। रुद्र आव्या के बालों को बस धीरे धीरे से सहला रहा था। आव्या बहुत देर तक सिसकते हुए रोती रहती है, फिर चुप हो जाती है। चुप होने के बाद भी वो धीरे धीरे सिसक रही थी, जिससे वो हिल रही थी। रुद्र अब आव्या को गोद में उठाता है और उसे वॉशरूम लेकर जाता है। रुद्र आव्या के चेहरे को गीले कपड़े से पोंछता है। आव्या बस उसे देख रही थी। उसे बार बार रुद्र का वो चेहरा याद आ रहा था। अब रुद्र का चेहरा बहुत शांत था। रुद्र आव्या के चेहरे को साफ करते हुए कहता है, डिनर किया तुमने? आव्या धीरे से नाम में सिर हिलाती है। रुद्र उसे फिर से गोद में उठाता है, उसे वॉशरूम से बेडरूम में ले जाकर सोफे पर बिठाता है। रुद्र नीचे जाकर आव्या के लिए खाना लाता है और टेबल पर बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। आव्या बिल्कुल शांत से उसे देखते हुए खाना खा रही थी। खाना खत्म होते ही रुद्र आव्या का मुंह अच्छे से साफ करता है। आव्या बस उसे एकटक देखे जा रही थी। रुद्र अब आव्या के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्र आव्या की आंखों में देखकर कहता है, पता है बेबी गर्ल, कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो लोगों को बहुत इफेक्ट कर जाती है। एक न्यूज़ मैंने सुनी थी जब तुम 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि एक छोटे से बच्चे को शैतान बोलकर जला दिया गया, वो भी खुद उसकी मॉम ने। जब तुमने शैतान कहा तो मुझे बहुत अजीब लगा। डायरेक्ट मुझे उसी न्यूज़ का ख्याल आया। वो सब याद आते ही मुझे सच में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किससे किसको रिलेट कर रहा हूँ। आव्या जब ये सुनती है तो पहले तो वो न्यूज़ सुनकर उसका दिल कांप जाता है। एक छोटे से बच्चे को जलाना, सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। पर कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी बातें नहीं होती। पता नहीं कितने ही अंधविश्वास की वजह से लोगों की जान गई है, चाहे वो नवजात शिशु की जान हो या जवान या बूढ़ा। आव्या इमोशनल होकर कहती है, तुम्हें लगा मैं भी अपने बच्चे को। इसके आगे आव्या कुछ कह ही नहीं पाती। आव्या वो शब्द बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकती थी। आव्या कहती है, इसकी वजह से तुमने मुझ पर चिल्लाया, इतना बुरा बर्ताव किया। आई हेट यू। इतना बोलते ही आव्या अपने आंसू बहाने लगती है। रुद्र फिर से उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, इसलिए नहीं चिल्लाया, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि बेबी रो रहा था। मैं तुम्हें लेने गया था, मैंने देखा तुम वहाँ बेफिक्र होकर आराम से सो रही थी। तुम्हें नहीं पता कि बेबी कितने छोटे हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे मॉम डैड थे, इसीलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके वापस आ गया और सबको शांत करके सुला दिया। मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हम दोनों के बीच जो भी हुआ हो, लेकिन हमारी वजह से कभी बेबीज़ को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आव्या अब कुछ बोल नहीं पाती। हाँ, गलती उसकी भी थी। वह भी ये सोचकर लेट गई थी कि रुद्र उसे लेने आएगा। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसे अचानक से नींद आ जाएगी। रुद्र अब कहता है, चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें नींद आ रही होगी ना, चलो सोते हैं। इतना बोलते ही रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर उसे बेड की ओर ले जाता है। रुद्र आव्या को बेड पर लिटाता है और खुद दूसरी ओर जाने के लिए बढ़ता है, पर तभी अचानक ही आव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्र उसे मुड़कर देखा है। आव्या कहती है, रुद्र ऐसे रिएक्ट मत किया करो ना, मुझे बहुत दर्द होता है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी, बट याद रखना मैं हमारी बेबीज़ के लिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आव्या धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। रुद्र आव्या के होठों पर हल्का किस करके पीछे हो जाता है। आव्या बेड पर लेट जाती है। रुद्र भी दूसरी ओर जाकर लेट जाता है। दोनों इधर उधर लेटते हैं और बेबीज बीच में रहते हैं। रुद्र अपना हाथ बढ़ाता है और आव्या को भी बढ़ाने का इशारा करता है। आव्या भी अपना हाथ बढ़ाती है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या अपनी आंखें बंद करती है तो वहीं रुद्र आव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है। अगली सुबह अवन्या छपाक छपाक करते हुए बाथ टब में पानी से खेल रही थी।
अव्यान उसे नहला रहा था क्योंकि प्रज्ञा नीचे सुहानी की हेल्प के लिए चली गई थी। अव्यान भी नहाने ही जा रहा था, लेकिन पहले अवन्या को नहला रहा था। अवन्या तो पानी की दीवानी थी, अगर उसे पूरा दिन भी बाथटब में रखा जाए तो वो वहीं रह जाएगी। अव्यान उसे देखकर कहता है, तुम्हें एंजल नहीं जलपरी बुलाते तो सही रहता। अवन्या ये सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाती है। वह और ज़ोर ज़ोर से पानी को मारने लगती है। पहले तो अव्यान को पूरा भिगा दिया था। प्रज्ञा वॉशरूम में आती है और अव्यान से कहती है, सुनिए चाय। अव्यान पलटकर प्रज्ञा को देखता है। प्रज्ञा उसे आधा भीगा हुआ देखकर कहती है, आप नहाना भूल गए क्या? आधा नहाए और आधा नहीं। अव्यान जाकर प्रज्ञा के पास खड़ा हो जाता है। वो चाय लेता है और अचानक से ही प्रज्ञा की कमर को पकड़कर खींच लेता है। प्रज्ञा पूरी तरह से उससे सट जाती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? पूरा गीला कर दिया आपने मुझे। अव्यान के गीले हाथ प्रज्ञा की कमर पर थे। वो उसे भिगा रहा था। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखती है। अव्यान भी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं चाय नहीं पीता। अगर पुलाना ही है तो अपने इन होठों का रस पिला दो। प्रज्ञा शर्म से नजरें झुका लेती है। अव्यान चाय को साइड में रखकर उसके गाल पर किस करता है। प्रज्ञा के गाल शर्म से पूरे लाल हो चुके थे। अव्यान प्रज्ञा के कान में कहता है, एंजल को मैंने नहला दिया, अब तुम मुझे नहला दो। प्रज्ञा शर्म से मुस्कुराते हुए कहती है, आप क्या छोटे बच्चे हैं? अव्यान के हाथ प्रज्ञा की कमर पर मूव कर रहे थे। प्रज्ञा इससे सिहर रही थी। अव्यान अपने दूसरे हाथ को भी उसकी कमर पर रखकर कहता है, छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन छोटे बच्चे करवा ज़रूर सकता हूँ। प्रज्ञा आंखें बड़ी बड़ी करके अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा की नाक को हल्का सा खींचते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे शार के पास ले जाता है। अव्यान प्रज्ञा को साबुन देकर कहता है, लो नहलाओ मुझे। प्रज्ञा को पहले तो मजाक लगा था, लेकिन अव्यान सच में उससे ये करने को कह रहा था। प्रज्ञा साबुन लेकर पहले तो उसके सीने पर रखती है, तभी अव्यान शार ऑन कर देता है। प्रज्ञा चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या किया? मैं पहले से ही नहाई हुई हूँ। अव्यान उसे खींच लेता है और उसकी नाक से नाक को रब करते हुए कहता है, और एक बार नहा लो। प्रज्ञा बेकार सा मुंह बना लेती है। वो अव्यान के शरीर पर साबुन लगा रही थी। अव्यान बस प्रज्ञा को देख रहा था। प्रज्ञा बहुत सीरियस होकर काम कर रही थी। प्रज्ञा उसकी पीठ की ओर जाकर कहती है, नीचे बैठिए। अव्यान नीचे बैठता है। प्रज्ञा अब उसकी पीठ पर साबुन लगाने लगती है। अवन्या वहाँ अकेले खेल रही थी। उसे ज़्यादा देर तक अकेला भी नहीं पसंद था, इसीलिए वो पूरे वॉशरूम को देखती है। उसकी नज़र शार साइड पर जाती है। अव्यान और प्रज्ञा को वहाँ देखकर अवन्या तेज़ी से चिल्लाते हुए बुलाती है, पापा, मम्मा। प्रज्ञा अवन्या की ओर देखकर कहती है, क्या हुआ? अवन्या अपने हाथ को आगे करके बुलाती है, मम्मा, मम्मा। प्रज्ञा उसके इशारे को समझ जाती है। अवन्या दोनों के पास जाना चाहती थी। प्रज्ञा उठते हुए कहती है, लगता है अकेली हो गई, लेकर आती हूँ। प्रज्ञा अवन्या के पास जाकर उसे उठाकर अव्यान के पास लेकर जाती है। अब प्रज्ञा अपना काम करती है तो वहीं अवन्या कुछ देर तक अव्यान से बात करती है। उससे बात करते हुए उसकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है। प्रज्ञा के हाथ अव्यान की पीठ पर फिसलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। अवन्या को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो भी पीछे जाकर अव्यान की पीठ पर अपने हाथ को रखकर फिसलने लगती है। साबुन की वजह से वो ज़्यादा फिसलन सी बन गई थी। अवन्या को ये करते हुए मज़ा आ रहा था। वो अपने हाथ को ऊपर से नीचे उतार रही थी। प्रज्ञा उसे ऐसे करते हुए देखकर हंसने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, अब से आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एंजल ही अच्छे से नहला देगी। अव्यान को भी अवन्या के हाथ महसूस हो रहे थे। वो भी मुस्कुराता है। अवन्या तो अब अपने पापा को नहलाने में बिजी थी। वो बहुत ही सीरियस थी, जैसे खुद अव्यान को पूरा नहला रही हो। कुछ देर बाद हॉल में रुद्र के कहने पर सभी बच्चों का नाम आज ही दिया जा रहा था। वो रस्मों को तो मानता नहीं था, इसीलिए उसे ज़रा भी इंतज़ार नहीं हो रहा था अपने बच्चों के नाम रखने में। पंडित जी आए हुए थे। आव्या ने दोनों लड़की बच्चों को अपने गोद में लिया था और रुद्र ने लड़के बच्चे को गोद में लिया था। सब घर वाले मौजूद थे। पंडित जी नाम रखने का आदेश देते हैं, जिस पर आव्या रुद्र को देखती है। आरुष एकदम से कहता है, आव्या दी, राव्या। आव्या आरुष को देखती है, फिर पूरी फैमिली को देखती है। सब अलग अलग नाम सजेस्ट कर रहे थे। कुछ कॉमन नाम दे रहे थे तो कोई ऐसे नाम सजेस्ट कर रहे थे जो आव्या और रुद्र से जुड़ते ही नहीं थे। आव्या की नज़र अब फिर से रुद्र पर चली जाती है। आव्या कहती है, तुम बोलो वरना बाद में गुस्सा करोगे। बोलते ही आव्या मुंह बना लेती है। रुद्र कुछ पल शांत रहता है, फिर नैना को देखकर कहता है, मॉम आप पहले बेटी का नाम रखिए। नैना थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो बेबी का नाम क्या रखे। अगर उसने कुछ नाम गलत दे दिया तो रुद्र नैना से कहता है, मॉम आप जो भी नाम देंगे वही बेस्ट नाम होगा। नैना कुछ देर सोचती है, फिर दर्श को देखती है। दर्श उसे देखकर अपनी पलकें झपका देता है। नैना दर्श से जब बात कर रही थी तब वो उसे एक नाम जिक्र किया करती थी। नैना बेबी को अपनी गोद में उठाती है और कहती है,
आर्या। आर्या नाम सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि उसमें ए और आर दोनों लेटर थे। आव्या को भी पसंद आता है क्योंकि उसे तो ऐसा ही नाम चाहिए था जिसमें उसका और रुद्र का जिक्र हो। नैना रुद्र को देखती है, वो उससे पूछना चाह रही थी कि कैसा है। रुद्र हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देता है। नैना जब ये देखती है कि रुद्र को भी नाम पसंद आया तो वो बहुत खुश हो जाती है। रुद्र अब काव्या को देखकर कहता है, सासू मॉम, आप हमारी सेकंड बेबी का नाम रखिए। काव्या कब से यही सोच रही थी कि उसे ये हक मिलेगा या नहीं। जब रुद्र उसे बुलाता है तो काव्या जल्दी से आगे आती है। वो दूसरी बच्ची को अपनी गोद में लेती है और उसे देखते हुए कहती है, जब मैंने पहली बार इस बच्ची को देखा तो मुझे ये बिल्कुल परी जैसी लगी, शरारती परी, इसीलिए इसका नाम उसी की तरह होगा, राव्या। राव्या नाम सुनते ही सब बहुत खुश होते हैं। सबके दिमाग में सबसे पहले तो यही नाम आया था, लेकिन जब पहली बच्ची का नाम आर्या पड़ा तो सबको लगा शायद राव्या नाम नहीं दिया जाएगा, पर अब सब बहुत खुश थे। दोनों लड़की बच्ची का नाम होने के बाद अब आखिर में लड़के बच्चे का नाम होना था। आव्या अब ये जानने के लिए एक्साइटेड थी कि उसके लड़के बच्चे का नाम क्या होगा। रुद्र अब अपने बेबी बॉय को देखता है। अचानक से ही रुद्र के हाथ कांपने लग जाते हैं। वो आव्या को देखकर पूछता है, बेबी गर्ल, तुम्हें कोई नाम रखना है? आव्या तुरंत कहती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम ही दे दो। रुद्र एक गहरी सांस लेता है। वो अब अपनी जगह से खड़ा होता है। उसके कदम अब वहाँ से दूसरी ओर बढ़ रहे थे। रुद्र जाकर ध्रुवंश के पास जाता है। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम अब अंश को नाम देने के लिए बोलने वाले हो? ध्रुवंश भी ये देखकर हैरान था। रुद्र ध्रुवंश से थोड़ा आगे जाता है और धारा को देखकर कहता है, मैं चाहता तो अपने सारे बच्चों का नाम तुमसे रखवाता, लेकिन मेरी मॉम और सासू मॉम का हक मैं नहीं छीन सकता। मुझे पता है कि तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है। धारा तो पूरी चौंक जाती है। जब उसे लगता है कि वो जिस चीज़ को छुपाना चाह रही थी वो बाहर आने वाली है तो वो धीरे से अपना सिर ना में हिलाती है। वो रुद्र की आंखों में देखकर मन ही मन बोल रही थी, प्लीज़ नो, प्लीज़ नो। रुद्र कहता है, मुझे सच्चाई के साथ जीना अच्छा लगता है, कुछ भी छुपा कर रखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सभी को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बात क्या है, स्पेशली ध्रुवंश तुम्हें। ध्रुवंश असमंजस से रुद्र को देखता है। कुछ तो सब कुछ पता था और कुछ को नहीं, जैसे ध्रुव और रुद्र को पता था, इसके अलावा किसी को पता नहीं था। धारा बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, प्लीज़ नो। रुद्र ध्रुवंश की आंखों में देखकर एकदम से कहता है, यू डोंट नो, जब बेबी गर्ल किडनैप हुई थी तब तुमने जो अपनी वाइफ के पेट में चाकू मारा था, उस वक्त तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जैसे ही सब ये सुनते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। वहीं ध्रुवंश के ऊपर तो जैसे बिजली गिर जाती है। धारा कसकर अपनी आंखें बंद करती है जिससे उसके आंसू गालों पर बह जाते हैं। ध्रुवंश बहुत ही ज़्यादा हैरान था तो वहीं धारा अपना सिर झुकाए हुए आंखें बंद करके खड़ी थी। पूरा ही परिवार हैरान था। ध्रुवंश धारा को देखता है और उससे कहता है, क्या ये सच है? धारा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुवंश धारा के बाजू को पकड़कर उससे थोड़ी तेज़ आवाज़ में पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? धारा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ध्रुवंश को सारी सच्चाई बताए। वो कितने दिनों से, बल्कि कितने महीनों से इस चीज़ को छुपाती आ रही है और आज उसका ये सच इस कदर रिवील हुआ है कि वो इस सच को बता ही नहीं पा रही थी। धारा जब कोई जवाब नहीं देती तो ध्रुवंश फिर से उसे थोड़ी सख्ती से पूछता है, धारा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये सच है या नहीं? धारा अपने आंसू को बहाते हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। जैसे ही ध्रुवंश ये देखता है तो उसकी पकड़ धारा की बाजू से छूट जाती है। उसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दिया। ये कोई भी इंसान सह नहीं सकता था। ध्रुवंश के पैर अब लड़खड़ाने लगते हैं। वो अपने हाथों को देखता है। ये वही हाथ थे जिससे उसने धारा के पेट में चाकू को घोंपा था। सिर्फ धारा के ही नहीं बल्कि अपने बच्चे को भी उसने अपने इसी हाथ से मारा था। आज ध्रुवंश को अपने आप से नफरत सी हो रही थी। उसे आज अपने आप से घिन हो रही थी। धारा अब रोने लगती है। उसे ध्रुवंश की हालत अब देखी नहीं जाने वाली थी। वो ध्रुवंश की हालत नहीं देख सकती थी। ध्रुवंश को तो जैसे सदमा सा लग चुका था। वहीं आव्या भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे भी दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से धारा ने अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर वो चाहती तो अपने बच्चे को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस वक्त बस सिर्फ और सिर्फ आव्या और उसके बच्चे के बारे में सोचा। आव्या के भी अब तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भी बच्चा खोने का दर्द बहुत अच्छे से पता था। वो भी अपने बच्चे को पहले खो चुकी थी। उसे जितना ज़्यादा दर्द हुआ था उतना ही दर्द धारा को भी हुआ होगा। ये सोचकर अब आव्या को रोना आ रहा था। श्रेष्ठा भी ये सुनकर बिल्कुल सदमे में आ चुकी थी। वो धारा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके भी आंखों में आंसू आ चुके थे। श्रेष्ठा धारा से कहती है, इतनी बड़ी बात तुमने पूरे 6 महीने तक छुपाए रखी धारा, क्यों? धारा रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर श्रेष्ठा को क्या जवाब दे। ध्रुव आगे बढ़कर श्रेष्ठा को संभाल लेता है। श्रेष्ठा रोते हुए ध्रुव से कहती है, ध्रुव मेरे अंश का बेबी,
मेरे अंश का बच्चा। ध्रुव श्रेष्ठा को संभालते हुए उसे गले लगा लेता है। श्रेष्ठा बहुत ही जोरों से रो रही थी। ध्रुवंश का बच्चा मतलब श्रेष्ठा के लिए वो अपने बच्चे जैसा ही था। उसे भी ये जानकर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे उसका ही किसी ने बच्चा छीन लिया हो। ध्रुवंश तो एक साइड में खड़ा हुआ पूरी तरह से सदमे में था। उसे अपने हाथों पर विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही अपने आप पर। ध्रुव और रुद्र को भी ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलती अगर उन्हें धारा की रिपोर्ट नहीं मिलती। जब रुद्र और ध्रुव को धारा की रिपोर्ट मिली तो रुद्र को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खाई में धक्का दे दिया हो। उसके बच्चे की जान बस इसीलिए बची क्योंकि किसी ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। रुद्र ये कभी नहीं चाहता था, लेकिन उसके चाहने या ना चाहने से क्या होने वाला था। जो हो चुका था वो तो हो गया। रुद्र ने इस वक्त आव्या को वो सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो बताता तो आव्या बहुत ही ज़्यादा इस सब के बारे में सोचती, जो उसकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता था। एक बार तो उसने अपने बच्चे को खो दिया था, वो इस बार नहीं खो सकता था। अगर रुद्र आव्या को बताता तो उसके दिमाग में बस यही ख्याल आता कि उसकी वजह से उसके भाई के बच्चे की जान गई। वैसे भी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आव्या की इस वक्त जो हालत होती, उसे अपने बच्चे को खतरा हो सकता था जो रुद्र कभी नहीं सह सकता था। इसीलिए ही रुद्र ने आव्या को ये सब नहीं बताया और उसने डिसाइड किया कि वो डिलीवरी के बाद ही ये सब कुछ बताएगा, जो कि आज उसने बता भी दिया। कुछ देर तक माहौल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला बना हुआ था। बाद में ध्रुव माहौल को संभालते हुए कहता है, जो हो गया उसके बारे में अभी सोचकर कोई फ़ायदा नहीं। जो हो रहा है फिलहाल हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ध्रुवंश ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। आव्या अपने बच्चों को काव्या को पकड़ाकर ध्रुवंश के पीछे जाती है। वो जल्दी से दौड़ते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है। ध्रुवंश ऑलमोस्ट रो रहा था। आव्या की भी आंखों में आंसू थे। आव्या उससे कहती है, अंश इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें पता नहीं था इसीलिए तुमने ऐसा किया, वरना तुम कभी भी ऐसा नहीं करते। ध्रुवंश एकदम से मुड़कर आव्या के गले लग जाता है और वो रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, मैंने अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे का खून कर दिया। आव्या उसकी पीठ पर रब करते हुए कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अंश, गलती तो मेरी है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। ध्रुवंश रो रहा था। अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ पल में आव्या उससे अलग होकर उसके आंसुओं को पोंछती है। आव्या की नज़र अब ध्रुवंश के पीछे खड़ी धारा पर जाती है। वो भी ध्रुवंश को देखने के लिए आई थी। धारा को देखकर आव्या ध्रुवंश से कहती है, धारा। ध्रुवंश जैसे ही धारा का नाम सुनता है तो उसका दिल तेजी से धड़कता है। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि ध्रुवंश को धारा को फेस करने में डर लग रहा था। आव्या उससे कहती है, बात कर लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ध्रुवंश एक बार भी धारा को मुड़कर नहीं देखता। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि वो धारा को फेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तभी उसे अपने पास ही धारा की आवाज़ सुनाई देती है, ध्रुवंश का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो धीरे से धारा की ओर पलटता है। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। धारा की उसकी झुकी नज़रें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धारा उसके चेहरे को देखकर कहती है, मैं जानती थी तुम इसी तरह से टूटोगे, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। और तुम ही कहते हो ना, जो चला गया उसे याद करके क्या मिलेगा। ये सुनकर ध्रुवंश झटके से धारा को गले लगाकर रोता है। धारा उसकी पीठ पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है, प्लीज़ खुद को गुनहगार मत समझो, तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती उस हालात की थी। ध्रुवंश और धारा दोनों ही रो रहे थे। दोनों के रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, पर सिसकने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। ध्रुवंश अब धारा के सिर से अपना सिर जोड़ लेता है। दोनों की आंखें बंद थी। ध्रुवंश उससे अलग होता है। धारा आँख खोलकर उसे देखती है। ध्रुवंश अपने हाथ जोड़कर उससे कहता है, आई एम सॉरी। इतना कहते ही वो धारा के पैरों पर गिर जाता है। धारा जल्दी से नीचे बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती है। धारा कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। धारा अब ध्रुवंश के माथे पर किस करती है क्योंकि ध्रुवंश फिर से इमोशनल हो चुका था। काफ़ी देर तक उसके ये दुखों का सिलसिला चलता रहता है। अब ध्रुवंश धारा के सीने से लगा हुआ था। धारा ध्रुवंश के गालों को पोंछते हुए कहती है, आज आव्या के लिए एक बहुत बड़ी खुशी भरा दिन है और तुम ऐसे रोकर बर्बाद कर रहे हो। पूरा फंक्शन खराब कर दिया तुमने। ध्रुवंश धारा को कसकर पकड़कर कहता है, 6 महीने तक तुमने इस दर्द को अकेले कैसे सहा, इतनी तकलीफ कैसे सह ली तुमने। धारा ध्रुवंश के बालों को सहला रही थी। वो कहती है, हमारा रंध्र तो है ना, और वैसे भी एक बच्चा ही काफ़ी है। घर में और भी तो बच्चे हैं। भाभी की बेटी है, फिर शौर्य भैया की भी हो जाएगी। आव्या के 3 बच्चे, अनुदी, अप्रीता, सुरभि, स्वर्णा, आरुष, इतने सारे लोग तो अभी बाकी हैं। एक घर में और कितने बच्चे करेंगे। हम सबके बच्चे ही तो हैं। धारा खुद को और ध्रुवंश को संभाल रही थी, इसीलिए ध्रुवंश भी अब खुद को संभालते हुए धारा को देखता है।
उसके पूरे चेहरे को किस करता है। अब ध्रुवंश ज़मीन से उठकर खड़ा होता है। धारा अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है, मुझे भी उठाओ। ध्रुवंश धारा का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। अब दोनों हॉल में जाते हैं। अब तक सब नॉर्मल हो चुके थे। ध्रुवंश से सभी पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर ध्रुवंश फ्रीली कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र ध्रुवंश और धारा को अपने बच्चे को नामकरण के लिए देने के लिए बढ़ता है, पर धारा और ध्रुवंश दोनों ही आव्या और रुद्र को एक साथ खड़ा करके कहते हैं, नामकरण करने का असली हकदार हमेशा माँ बाप होते हैं और ये हक हम छीनकर पाप नहीं करना चाहते। उन दोनों ने ये मजाकिया लहजे में कहा था ताकि हालात पहले जैसे हो जाएं। सब दुखी तो थे, पर दोनों की बात सुनकर सब थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। रुद्र और आव्या एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखते हुए वो मुस्कुराते हुए एक साथ कहते हैं, रुद्रव। नाम सुनते ही वो बच्चा मुस्कुराने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने माँ बाप का दिया नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसके मुस्कुराने से आव्या की छोटी लड़की रोने लगती है। आव्या उसकी ओर देखकर कहती है, चिंता मत करो, तुमसे अच्छा नाम नहीं दिया है हमने इसे। जैसे ही वो आव्या की बात सुनती है तो वो सेकंड बच्ची यानी राव्या मुस्कुराने लगती है। उसे मुस्कुराते ही रुद्रव रोने लगता है, जैसे उसे आव्या का ये बोलना पसंद नहीं आया हो। उसके नाम को राव्या से कम अच्छा बताया गया, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा हो। आव्या दोनों को देखकर कहती है, अरे बाबा, तुम दोनों का ही नाम बहुत अच्छा रखा है हमने। आव्या जैसे ही ये कहती है तो अब उसकी पहली बेटी यानी आर्या रोने लगती है। आव्या अब अपने सिर पर हाथ मार लेती है। टू बी कंटिन्यूड।